नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम बीजेपी के योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी कुछ ही घंटों में बच जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपने योद्धाओं की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर बीजेपी ने अपने 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। हम लगातार इस कार्यक्रम में उन्हीं लोकसभा सीटों के योद्धाओं के बारे में चर्चा करते हैं, उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ 2019 में लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले थे ये भी हम बताते हैं। साथ ही साथ 2014 के सापेक्ष कितने प्रतिशत मत किस पार्टी को फायदा हुआ था या फिर नुकसान हुआ था ये भी हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के माध्यम से हम ये जानते हैं कि जो बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के योद्धा चुनाव मैदान में यहाँ पर उतर रहे हैं या उतरे हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं और उनका सामना वो कैसे कर सकते हैं। तो आज जो लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की हम लेकर आए हैं आपके सामने, वो हैं शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और धौरहरा। 4 लोकसभा की सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे और लोकसभा प्रत्याशी शाहजहांपुर की अगर जो बात करें तो यहां पर अरुण कुमार सागर चुनाव मैदान में है बीजेपी के योद्धा के रूप में और उनके राजनीतिक सफर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक सफर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। शाहजहांपुर से हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी बीजेपी से उतारे गए हैं वो है अरुण कुमार सागर और उनके राजनीतिक सफर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शाहजहांपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं अरुण कुमार सागर। यहां पर बीजेपी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। अरुण कुमार सागर एक भारतीय राजनेता हैं। अरुण कुमार सागर भारतीय राजनेता हैं और 2008 में राज्य निर्माण निगम के उपाध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया। यह हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का इन्हें पद मिला। आगे हम आपको बताते हैं 2012 में बीएसपी की टिकट पर ये पोवायन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। 2015 में पार्टी ने इन्हें अपदस्थ कर दिया, बीएसपी इन्होंने छोड़, यानी कि बीएसपी इन्होंने छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में यह जाकर के शामिल हुआ। अजय कुमार सागर का राजनीतिक सफर 2019 में शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए इन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। 2019 से शाहजहांपुर के लोकसभा सदस्य हैं अरुण कुमार सागर, यानी कि 2019 में ये चुनाव लड़े लोकसभा का बीजेपी से प्रत्याशी के रूप में और ये जो हैं इनको 2019 में इनको जीत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। पाई चार्ट यहां पर दिख रहा है। अरुण कुमार सागर को 58.09% वोट मिले, यानी बीजेपी को यहां पर जो सबसे बड़ा इस गोले में, ये जो गोला दिख रहा है, इस गोले में जो सबसे बड़ा भाग दिख रहा है वो बीजेपी का है। इसे 58.09% वोट मिले थे। बीएसपी यहां पर दूसरे नंबर पर थी और बीएसपी को 35.46% वोट मिले थे। हम पाई चार्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है इसको मिले थे 2.97% वोट। यहाँ से ब्रह्म स्वरूप सागर, यहाँ ब्रह्म स्वरूप सागर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, 2.97% इनको वोट मिले थे। इस जो सबसे इस गोले का जो सबसे छोटा खाना यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो है ये आईएनसी का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बीएसपी दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर बीजेपी यहां पर थी। कोने में अगर जो जाएं तो यहां पर देख सकते हैं बीजेपी से अरुण कुमार सागर चुनाव मैदान में थे। बीएसपी से जो दूसरे नंबर पर थी अमरचंद जौहर यहां पर चुनाव मैदान पे थे और आईएनसी से ब्रह्मस्वरूप सागर यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। अब हम आपको बताएंगे इस कॉलम चार्ट के माध्यम से कि 2014 के सापेक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत मतों का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। आइए कॉलम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। बीजेपी को यहां पर 11.64% का फायदा दिख रहा है। बीएसपी को भी 9.84% वोटों का फायदा दिख रहा है और यही आईएनसी को जो है इसको भी फायदा यहां पर दिख रहा है, यानी कि जो वोट बढ़े थे उनमें जो है
ये सभी के वोट बढ़े थे, कम या अधिक, और प्रतिशत में सबसे ज्यादा बीजेपी का वोट बढ़ा था और यहां से अरुण कुमार विजयी हुए थे। अब हम रुख करेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक की ओर और जानेंगे कि एक बार ये देखा जा सकता है 2024 में भी अरुण कुमार सागर को यहां से रिपीट किया है, और ये हम इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ विजय मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, विजय मिश्रा जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, धन्यवाद। जी जी जी, विजय कुमार मिश्रा जी, सवाल बिल्कुल। जी, सवाल आपसे हमारा यही है कि अरुण कुमार सागर को बीजेपी एक बार पुनः रिपीट कर रही है, 2024 में पुनः टिकट दिया है इस शाहजहांपुर सीट से, कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर पिछली बार हम शाहजहांपुर के रिजल्ट को देखें तो जो रिजल्ट था वो काफी बड़ा रिजल्ट था। मतलब करीब 6,88,000 यानी करीब 7 लाख वोटों से वो विजयी हुए थे, और ये एक बड़ा कहा जा सकता है कि एक रेंज था, यानी उनकी जो लोकप्रियता थी वो काफी बड़ी थी। हालांकि जो पहली लिस्ट आई उस पहली लिस्ट में उन्हीं सब जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ही यहाँ पर सब पहला मौका दिया गया है जो पिछली बार चुनाव जीते थे। हालांकि उन सीटों पर विशेष रूप से फोकस है जिन सीटों को बीजेपी हारी है। तो हम शाहजहांपुर की बात करते हैं, शाहजहांपुर का जो समीकरण रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में रहा है। 2014 की अगर हम बात कर लें तो 2014 में भी वहां से कृष्णा राज जो है वो विजयी हुई थी। वहां का जो एक समीकरण रहा है वो बीजेपी के पक्ष में रहा है। हालांकि जरूर है कि 2009 या 2004 की हम बात कर लें तो 2004 में ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास थी, जितिन प्रसाद वहां से विजयी हुए थे, और 2009 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा था। लेकिन इस बार अगर समीकरण देखें तो कहा जाए तो पिछली बार की अपेक्षा भी और ज्यादा समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। यानी बीजेपी में इस समय जितिन प्रसाद शामिल हो गए हैं, इस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, और इस समय बीजेपी के पक्ष में वो चुनाव प्रचार भी करने वहां पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका एक फायदा यहाँ पर, एक जो लोकल लेवल पे जो वहां पर उनके जो लोग हैं उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। यानी पिछली बार भी जो एंटी कैंपेंसी होगी या जो लोग नाराज रहे होंगे या जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा या जो जितिन प्रसाद के लोग रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इस तरफ इस पक्ष में वोट दे सकते हैं। तो इसलिए अरुण कुमार सागर को वहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने वहां पर मौका दिया है चुनाव लड़ने को लेकर के। उनके पक्ष में समीकरण भी दिखाई दे रहा है, और जो वहां पे एक बड़े नेता के रूप में जो जाने जाते थे जितिन प्रसाद, वो बीजेपी के साथ में इस समय खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण जो है वो धौलारा सीट पर बीजेपी ने पूरी तरह से साधने की कोशिश की है। हालांकि अभी इंतजार है कि इस पर अन्य दलों का किस तरह से रिएक्शन रहता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से इसको फोकस करना चाहेगी, क्योंकि 2009 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा था। इस समय कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ में यहाँ पर गठबंधन के साथ में आ रही है। बीएसपी का किस तरह से रुख होगा इसको विशेष रूप से देखना होगा, लेकिन जो मौजूदा समीकरण है वो कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं अभी उतरने बाकी हैं, जैसे ही उतरेंगे तो और भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो इस सीट पर इनके सामने चुनौतियां और सामने आने वाली हैं, इसके अलावा वो क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं संभावित? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर इस सीट को लेकर के ये होगी कि यहाँ पर जो वोटर जिन चीजों को लेकर के उनकी नाराजगी रही, क्योंकि वहां पर शाहजहांपुर की अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव इस चीज से जुड़ा हुआ शहर है, वहां पर ट्रांसपोर्ट का काम बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। इसके अलावा मेट्रो सिटी से नजदीक होने की वजह से वहां का की जो परिवहन व्यवस्था है उसको लेकर के जो चैलेंज हमेशा बना हुआ है। सबसे ज्यादा साफ सफाई को लेकर के, सड़कों को लेकर के, परिवहन व्यवस्था को लेकर के, और सबसे बड़ा ये सब जो एक बड़ा मुद्दा है वो हमेशा वहां पर रहा है, क्योंकि शाहजहांपुर से खुद यहाँ पर वित्त मंत्री आते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात ये कि इस पिछली बार जो उनका समीकरण रहा था वो उनके पक्ष में रहा था। लगातार 9 बार वो विधानसभा जीत करके आए हुए हैं। ये जरूर है कि हर बार जो समीकरण रहा उनके पक्ष में रहा, और जो वहां का अन्य समीकरण भी है वो स्थानीय स्तर पर उनके साथ पे रहा है। तो ये जरूर है कि बीजेपी के पक्ष में काफी कुछ चीजें रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो एक नए समीकरण अब बन रहे हैं या नई चुनौतियां जो बनी है वो बीजेपी को वहां पे जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि शहर से जुड़ा हुआ लोकसभा सीट है। तो ऐसे में जैसे इस समय सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि जो बॉन्ड आया हुआ है, चुनावी बॉन्ड, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर हुई है। हालांकि मुस्लिम जो वहां पर आबादी है वो भी अपेक्षाकृत काफी ज्यादा है। ऐसे में उन वोटरों को कैसे अपने पक्ष में करेंगे, कैसे जिस तरह से वहां पर जिन बातों को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है उनको लेकर के किस तरह से उसका जवाब देंगे, और किस
जी विजय जी, एक बात जो सामने आती है, अभी मुस्लिम की आपने बात की कि मुस्लिम वर्ग जो है, मुस्लिम वोटर यहाँ पर करीब करीब ये तय करता है जीत और हार लगभग, क्योंकि 20% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, ऐसा माना जाता है। 2019 की अगर जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के मतों में काफी वृद्धि देखी गई, करीब करीब 11% के करीब बीजेपी के मतों में वृद्धि देखी गई 2014 के सापेक्ष। तो क्या माना जाए कि 2019 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें मुस्लिम मतदाता जो है बीजेपी की तरफ उनका रुख था? देखिए, यहाँ पर अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2019 की, तो उस समय जो कैंडिडेट थे उसमें जो मुस्लिम वोट था उसका बंटवारा हो गया था। यानी समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था, बहुजन समाज पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था, या जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तो उस समय जो बंटवारा हुआ था उसको लेकर के कहीं ना कहीं चीजों में काफी ज्यादा बदलाव हुआ था। और यही कारण है कि जो वोट प्रतिशत था वो काफी बड़ा था, यानी करीब 7 लाख के आसपास, यानी 10 या 20 हजार, मुझे लग रहा है कि मुझे अगर याद आ रहा हो तो करीब 6,90,000 वोटों से उस समय अरुण कुमार सागर विजयी हुए थे। तो एक बड़ा समीकरण था, मतलब एक बड़ी जीत उनको हासिल हुई थी। तो और वो चर्चा का विषय भी था कि शाहजहांपुर जैसी सीट से अगर इतना अच्छा समीकरण मिल सकता है तो जाहिर है कि अन्य सीटों पर भी बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो जो 2019 का जो समीकरण था वो एक अलग समीकरण था। हालांकि अब जो 2024 का समीकरण है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार ये चीजें थोड़ी सी साफ हुई हैं कि बीएसपी को पास कैंडिडेट नहीं है। बीएसपी अभी भी अपने कैंडिडेट जो कि सबसे पहले फाइनल करती थी, अभी तक किसी नाम को लेकर के चर्चा तक नहीं कर पाई है। अभी तक वो किसी नाम को लेकर के कहीं से भी चीजें बाहर नहीं आ पाई हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में रहेगी। लड़ाई जरूर होनी है, वहां पर वोटों की लड़ाई लंबी होनी है, लेकिन समीकरण जो है वो आखिरी समय पे तय होता है कि वोटर किस तरफ जाएंगे, किस तरह की चीजों को लेकर के वहां पर चुनाव प्रचार होता है, किन बातों को लेकर के वहां पर नेता जो है एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हालांकि अभी का जो माहौल बना हुआ है वो साफ तौर से बीजेपी के पक्ष में दिखता हुआ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। राम मंदिर जैसा एक बड़ा मुद्दा हल हुआ, और देखा जाए तो बीजेपी ने इस समय बाकायदा एक अपना अभियान भी चलाया हुआ है। हर लोकसभा सीट, हर विधानसभा सीट से लगातार राम मंदिर के, रामलला के दर्शन के लिए लोगों को बसों से भेजा भी जा रहा है। और इसके अलावा भी 370 जैसी बातें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है कि इस समय लड़ाई जो है वो जरूर मुश्किल होगी गठबंधन को लेकर के, लेकिन कम से कम अरुण कुमार सागर के लिए जी, जो यहाँ पर शाहजहांपुर में एक तरह से कहा जा सकता है कि आपके अनुसार की बीजेपी की लहर चल रही है, एक वेव चल रही है। तो देखिए, बिल्कुल अगर यहाँ पर हम इस समय समीकरण की हम बात करें या यहाँ पर लहर की बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी के पास प्लस पॉइंट्स बहुत सारे हैं। और पिछली बार आप जीते भी हैं, अच्छे मार्जिन के साथ जीते हैं। अगर वो मार्जिन घटता भी है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल सकता। ये जरूर है कि वहां पे 20% आबादी मुसलमान की है, ये चिंताजनक जरूर हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये मार्जिन को जरूर घटा सकता है। लेकिन दो बड़े चेहरे शाहजहांपुर से आते हैं। सबसे पहले जितिन प्रसाद, जो कि कांग्रेस से के लिए चुनाव लड़ते थे, अब वो बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं। इसके अलावा खुद वहां से वित्त मंत्री आते हैं, जो कि लगातार 9 बार जीत करके वहां से आए हुए हैं, सुरेश खन्ना, और काफी बड़ा समीकरण उनके पक्ष में रहता है। तो ये भी चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं अरुण कुमार सागर के पक्ष में जाएगा। तो और इसके अलावा कई बड़े चेहरे भी, जाहिर है कि जब अभी हाल ही में जब बड़े चेहरों की लिस्ट आएगी तो उसमें बहुत सारे चेहरे आएंगे शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए। तो ये बीजेपी के पक्ष में जरूर जाएगा, लेकिन जाहिर है कि प्रचार दोनों तरफ से होना है। 20% जो मुस्लिम वोट है वो एक बहुत बड़ा समीकरण शाहजहांपुर में वोट प्रतिशत के लिए होगा, लेकिन जो अभी भी जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो चुनाव प्रचार हुए हैं और जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज बीजेपी सिद्ध करने में बिल्कुल तय रही है। इस चीज को उन्होंने बाकायदा सिद्ध किया है कि जो इन मुस्लिम वोटों को लेकर के समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस लगातार परेशान रहती थी, उन बिना वोटों के ही बीजेपी ने जीत हासिल की है। जी ठीक है, हम आपके पास पुनः आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम दूसरी लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे, और दूसरी लोकसभा की सीट है हरदोई लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने जयप्रकाश रावत को चुनाव मैदान में उतारा। आइए इनके राजनीतिक समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। हरदोई सीट से प्रत्याशी हैं जयप्रकाश रावत। जयप्रकाश रावत को बीजेपी ने यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। जयप्रकाश मोहनलालगंज और हरदोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा है। आपको बता दें, 4 बार लोकसभा चुनाव जीते, राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा।
राजनीतिक सफर हम बता रहे हैं जयप्रकाश रावत का 23 मई 2019 को संसद सदस्य लोकसभा के पद की शपथ ग्रहण की। जयप्रकाश का व्यक्तिगत जीवन उत्तर प्रदेश में ही बीता। अगर जो व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही इनका जो जीवन बीता है। उनकी पत्नी का नाम है ज्योति प्रकाश और उनके 2 बेटे भी हैं। इनके 2 बेटे हैं, पत्नी का नाम ज्योति प्रकाश है। आइए हम अगली स्लाइड की तरफ ध्यान देंगे तो ये इनका सियासी सफर रहा। अब किन पार्टियों को कितने प्रतिशत मत मिले हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, हम इस पर नजर दौड़ाएंगे 2 पाई चार्ट के माध्यम से। ये पाई चार्ट है, बीजेपी को यहां पर 53.72% वोट मिले हैं। वहीं अगर जो सपा की बात करें, समाजवादी पार्टी को 41.2% वोट मिले हैं और यहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1.89% वोट मिले हैं। अगर जो देखा जाए तो बीजेपी से जयप्रकाश यहां पर चुनाव मैदान में थे 2019 में और जयप्रकाश रावत को पुनः रिपीट किया गया है 2024 में। उषा वर्मा यहां सपा से थी 41.2% वोट के साथ और आईएनसी के वीरेंद्र कुमार यहां पर थे, ये 1.89% इनको वोट मिले हैं। अब आइए हम रुख करेंगे कॉलम चार्ट की तरफ और कॉलम चार्ट से बताएंगे कि 2014 के सापेक्ष 2019 में किस पार्टी को फायदा हुआ, किस पार्टी को नुकसान हुआ है। बीजेपी के वोटों में 16.67% की वृद्धि देखी गई है, वहीं सपा के वोटों में 12.78% की वृद्धि यहां पर देखी जा रही है 2014 के सापेक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में। यहीं अगर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देखें तो यहां पर आधा प्रतिशत वोट यहां पर कम हुआ है 2014 के सापेक्ष। तो ये कहा जा सकता है कि यहां पर माइनस में गई है कांग्रेस, सपा बढ़ोतरी देखी गई है और यहां पर बीजेपी काफी लाभ में है, करीब 16.कुछ% के हिसाब से। अब हम अपने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार विजय मिश्रा जी की तरफ रुख करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर जयप्रकाश रावत को वही सवाल यहां भी है, वही सवाल, पिछला ही सवाल हम आपसे दोहराएंगे कि जयप्रकाश रावत को यहां पर पुनः रिपीट किया गया है 2024 में, कारण क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर एक बार फिर से जयप्रकाश रावत को यहाँ पर सीट दी गई है और अपने उन्हीं प्रत्याशियों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है जिन्होंने पिछली बार रिजल्ट्स अच्छे दिए थे। अगर पिछली बार अगर हम जयप्रकाश रावत के रिजल्ट की बात करें तो करीब 5.5 लाख वोटों के आसपास से वो विजयी हुए थे। हालांकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उषा वर्मा ने उन्हें काफी टक्कर दी थी और उषा वर्मा वहां पर काफी ज्यादा चर्चा में भी रहती है। समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और हालांकि अगर हम इस सीट की बात करें तो 2014 से ही ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास है। लेकिन हम जयप्रकाश रावत की बात कर ले तो 1991 से उन्होंने सबसे पहला चुनाव जो लोकसभा का लड़ा था वो 1991 में लड़ा था और उस पर जीत हासिल की थी। हालांकि 1996 में फिर बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया था और फिर एक बार वो विजयी हुए थे, लेकिन इस बीच बीजेपी उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ा था 1999 में और 1999 में भी ये सीट जो है वो जयप्रकाश रावत के खाते में रही। हालांकि उसमें बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई थी क्योंकि बीजेपी उस समय जयप्रकाश रावत ने छोड़ दी थी। उसके बाद फिर से वो बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन इस बीच 2004 और 2009 की अगर हम बात कर ले तो ये सीट जो है वो उषा वर्मा यानी सपा के खाते में गई थी और 2014 में बीजेपी से यहाँ पर अंशुल वर्मा ने जीत हासिल की थी जो बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। लेकिन एक बार फिर से जब बीजेपी में जयप्रकाश रावत शामिल हुए तो बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया और 2019 में उन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की। यानी अगर इस सीट की बात कर ले तो परंपरागत रूप से जयप्रकाश रावत इस पर लगातार बने रहे, भले वो बीजेपी में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन वो लगातार हरदोई से चुनाव लड़ते रहे। भले ही वो कई बार जीत नहीं हासिल कर पाए लेकिन दूसरे नंबर में उनकी जो दौड़ थी वो लगातार बनी हुई थी। यानी हरदोई की अगर नस नस से कोई वाकिफ होगा तो जो वहां के लोग लोकल प्रत्याशी और लोकल प्रत्याशी के रूप में जयप्रकाश रावत ने वहां पर अपनी जगह बनाई। हालांकि उषा वर्मा उन्हें लगातार टक्कर देती रही। हालांकि अंशुल वर्मा भी वहां से बीजेपी से कैंडिडेट रहे लेकिन बीजेपी ने उन्हें उनके बजाय जयप्रकाश रावत को वहां पर कैंडिडेट बनाया और एक बार फिर से 2024 में उन्हें इन्हीं विश्वास के साथ बीजेपी ने उतारा है क्योंकि लगातार उन्हें हरदोई की हर बातें पता है। हरदोई की जनता से वो लगातार 1-to-1 मुलाकात करते हैं, हर लोकसभा सीट की बारीकियां उन्हें पता है। और अगर हम हरदोई की बात कर ले तो हरदोई लगातार चर्चा में इसी वजह से बना रहता है कि जो लोकल प्रत्याशी रहते हैं वही जीत हासिल
करते हैं। जी, जब ये भी सवाल और आपसे हम प्रत्याशी करना चाहेंगे विजय मिश्रा जी। सवाल अब अगला सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि इनके सामने इस हरदोई लोकसभा क्षेत्र में चुनौतियां क्या सामने आ सकती हैं और कैसे ये सामना करेंगे उन चुनौतियों से? देखिए, अगर हरदोई की हम बात कर लें तो हरदोई लोकसभा सीट जो है वो हमेशा अपने कृषि कार्यों को लेकर के चर्चा में रही है। वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स रही है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही है। वहां का जो जातीय समीकरण रहा है वो हमेशा चर्चा में रहा। वहां पे SC/ST वोट और दलित वोटों की हम प्रतिशत की बात कर ले तो वो एक बड़ा प्रतिशत है, यानी वो करीब 40 से 45% के आसपास पहुंच जाता है। हालांकि मुस्लिम समीकरण और उच्च जातियों का भी समीकरण है, लेकिन यहाँ पर ये समीकरण आपको जरूर साधना होगा। अगर ये समीकरण आप नहीं साध पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ेगा। यानी जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश और बिहार में हमेशा रहा है और इन्हीं समीकरण के साथ में ही पार्टियां जो है वो अपने कैंडिडेट को वहां पर लाती है। हालांकि इस बात का जरूर ध्यान रखती है कि वहां पर लोकल स्तर पर उनकी क्या स्थिति है, क्या वो लोकल है या इसके पहले उन्होंने चुनाव लड़ा है और इसके पहले उनका राजनीतिक समीकरण कैसा रहा है। तो हरदोई लोकसभा सीट की अगर हम बात कर ले तो जातीय समीकरण वहां से हमेशा ही हावी रहा है और इसकी वजह से ही वहां पे जो भी प्रत्याशी लाया जाता है वो कम से कम इस बात। जातीय समीकरण की अगर जो बात करें तो कौन कौन सी यहाँ पर जो जातियां हैं जो बीजेपी को फेवर करती हैं, यानी कि बीजेपी के पक्ष में रहती हैं? देखिए, अभी अगर हम सबसे बड़े समीकरण की बात करें तो बीजेपी का सबसे बड़ा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं दलित SC/ST को लेकर के ही वो पूरी तरह से फोकस है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि OBC वोटों पे वो सेंध लगा चुके हैं। उच्च वर्ग का वोट जो है वो बीजेपी का ही माना जाता है। और इस बार अगर पिछली बार के हम वोट प्रतिशत की बात कर ले तो करीब 12% दलित वोट जो है वो BSP के खाते में था और इस बार इसी दलित वोटों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है कि वो किसके खाते में जाएगा। चाहे समाजवादी पार्टी को देखिए, आप वो इस समय PDA की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी लगातार वो दलित वोटों को, जबकि इससे पहले कभी भी समाजवादी पार्टी को आप दलित वोटों के लिए इतनी ज्यादा मारामारी करते हुए आप नहीं देखेंगे। जब मुलायम सिंह यादव रहते थे वो हमेशा आपने देखा होगा कि पिछड़ों की बात जरूर किए हैं, मुस्लिम समीकरण वो लेकर के चले हैं, हालांकि उच्च जातियों का भी समीकरण लेकर के वो चले, लेकिन दलित वोटों को लेकर के कभी भी उतना ज्यादा उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर नहीं आया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन इस बार अखिलेश ने अपना पूरा समीकरण बदला हुआ है। इस बार उनका जो PDA का समीकरण है वो यही है, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, और इन्हीं को ही लेकर के वो लगातार अपनी चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी बात करें तो यूसुफ दलित वोटों की लड़ाई यहां पर से आपको देखने को मिलेगी और उसी वोटों को लेकर के, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि इस बार BSP का जो वोट प्रतिशत है वो 12 से घट करके काफी नीचे जा सकता है। लेकिन ये जो वोट घटेगा वो किसके खाते में जाएगा? बीजेपी के खाते में जाएगा या नए तरीके से जो इस समय समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है उसके खाते में जाएगा, या कांग्रेस के साथ गठबंधन आने के बाद कांग्रेस इस दलित वोटों को अपने पक्ष में करती है? तो यही लड़ाई पूरी चल रही है और इसी लड़ाई को ही लेकर के एक बार फिर से जयप्रकाश रावत पर बीजेपी ने बाकायदा भरोसा जताया है। दलित वर्ग से वो आते भी हैं और इसके अलावा पिछला भी जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफी अच्छा रहा है। और अगर राजनीति में कहा जाए तो 1991 से वो लगातार एक्टिव है, यानी वो उनका लगभग पूरा समय जो है वो हरदोई में ही बीता है। तो ये समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, अब हम रुक करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम रुक करेंगे सीतापुर लोकसभा सीट की ओर, और सीतापुर से जहां पर बीजेपी ने अपने योद्धा राजेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। आइए अब इनके राजनीतिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं। सीतापुर से राजेश वर्मा लोकसभा प्रत्याशी हैं। यह सियासी सफर आपको बता रहे हैं, 1999 में बसपा के उम्मीदवार के रूप में सीतापुर से 13वीं लोकसभा के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। 99 के लोकसभा चुनाव में 2004 में सीतापुर से बसपा उम्मीदवार के रूप में 14वीं लोकसभा के लिए भी ये चुने गए। बाद में 2014 में सीतापुर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट के साथ चुनाव लड़ा और जीता भी। ये देखने वाली बात है। 2014 में तीसरे कार्यकाल के लिए 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। तो सीतापुर से ये राजेश वर्मा का हमने राजनीतिक सफर आपको दिखाया। राजेश वर्मा 2014 में तीसरे कार्यकाल के लिए 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, 2014। तो अब हम रुख करेंगे पाई चार्ट की तरफ, और पाई चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि सीतापुर लोकसभा सीट पर किस पार्टी को कितने प्रतिशत 2019 में मत मिले।
बीजेपी 48.33%, बीएसपी 38.86% और आईएनसी 9.02%। यानी कि बीजेपी से राजेश वर्मा को 48.33% वोट मिले थे, वहीं बीएसपी से नकुल दुबे यहां चुनाव मैदान में थे और इनको 38.86% वोट मिले थे। वहीं अगर जो आईएनसी की बात करें तो कैसर जहां यहां पर चुनाव लड़ रही थी, इनको 9.02% वोट मिले थे। अब हम कॉलम चार्ट के माध्यम से जाएंगे और जानेंगे कि 2014 के सापेक्ष 2019 में किस पार्टी को नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ। तो यहाँ तो सब नफा नफा ही दिख रहा है। बीजेपी 7.67%, इसके वोट में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई। वहीं बीएसपी के 3.17% यहाँ पर वृद्धि देखी गई। वहीं आईएनसी को 6.19% इनके वोटों में वृद्धि देखी गई। यानी कि बीजेपी के वोटों में यहाँ पर वृद्धि हुई। और अगर जो तीसरी बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वोटों में यहाँ पर वृद्धि देखी गई। लेकिन जो सवाल है यह वृद्धि किसी काम की नहीं। आईएनसी तीसरे नंबर पर रही और यहीं अगर जो देखा जाए बीएसपी के 3.17% वोट यहाँ पर वृद्धि हुई, लेकिन ये दूसरे स्थान पर रही। अब हम अपना रुख करेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार विजय मिश्रा जी की तरफ और विजय मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि राजेश वर्मा को यहां से फिर रिपीट किया गया है। सवाल ये नहीं दोहराएंगे कि क्यों रिपीट किया गया है। अब सीधा सवाल यहां पर यह है कि जो भी यहां पर इनके सामने आने वाली चुनौतियां हैं, ये कौन कौन सी चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ सकता है। देखिए, अगर सीतापुर हम लोकसभा सीट की बात करें तो राजेश वर्मा का काफी पुराना नाता रहा है। करीब 1999 से यहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि पार्टी दूसरी थी, बीएसपी से उन्होंने चुनाव यहाँ से लड़ा था। 1999 यहाँ पर भी काफी बड़े वोट मार्जिन से वो जीते थे और 2004 से भी उन्होंने फिर बीएसपी से यहाँ से चुनाव लड़ा था और यहाँ पर उन्होंने चुनाव जीते थे। हालांकि 2009 में बीएसपी से यहाँ पर कौसर जहां को सीट मिल गई थी, जिसके बाद राजेश वर्मा यहाँ से हार हुई थी। बीजेपी से उन्हें टिकट मिला था लेकिन वो हार गए थे। हालांकि 2014 में फिर उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और यहाँ पर जीते थे। और 2019 का रिजल्ट तो सभी को पता है कि करीब 5 लाख वोटों से उनकी यहाँ पर जीत हुई थी। नकुल दुबे को यहाँ पर मौका दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो यहाँ से हार गए थे। लेकिन यहाँ के अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो ये जातीय समीकरण काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। आपको याद हो तो मुख्तार अंसारी भी यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं और मुख्तार अंसारी को भी यहाँ पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि इस समय जेल में है वो, लेकिन इस सीट पे जो दलित और मुस्लिम समीकरण रहा है वो हमेशा बीएसपी के पक्ष में ही रहा है। बीएसपी की सीतापुर सीट जो है वो कई बार वहां पर उन्होंने जीत हासिल की। कई बार जो है वो कहा जाता था कि यहाँ से कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन बीएसपी का जो समीकरण है वो इसी पक्ष में जाएगा। यानी मुस्लिम दलित का जो समीकरण रहा है वो बीएसपी के पक्ष में रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर बीएसपी को सीट जीत जो है वो कई बार मिली। हालांकि 2014 से जब ये सीट बीजेपी के पक्ष में आई तो 2014 में भी बीजेपी यहाँ जीती और इसके बाद फिर 2019 में भी बीजेपी को यहाँ पर जीत हासिल हुई और एक बार फिर से राजेश वर्मा पर ही बीजेपी ने दांव लगाया है। एक बार फिर से जो समीकरण उनके पक्ष में 2014 में रहा या 2019 में समीकरण रहा, उसी समीकरण का या उसी रिजल्ट्स की यहाँ पर एक बार फिर से उम्मीद बीजेपी को है। उन्हें लग रहा है कि राजेश वर्मा ही यहाँ पर जीत सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया तो वो यहाँ के समीकरण को बिगाड़ भी सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर इनके नाम को लेकर के किसी प्रकार के कोई भी असहजता नहीं हुई बीजेपी को। और पहली लिस्ट में ही 2 मार्च को जो पहली लिस्ट आई तो पहली लिस्ट में ही सीतापुर का नाम था उसमें और इनके नाम ये सीट जो है वो इनके भरोसे पर बीजेपी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो एक बार फिर से सीतापुर के अगर चुनावी समीकरण की हम बात की जाए तो मुस्लिम दलित का समीकरण रहा है, राजधानी के पास का ये जिला है और कृषि क्षेत्र में भी काफी अच्छा रहा है। यहाँ पर अगर हम दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग की हम बात कर ले तो मजदूर वर्ग यहाँ पर काफी बड़ा है और एक बहुत बड़े विधानसभा और लोकसभा के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ के जो गांव है वो काफी बड़े बड़े हैं, यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो काफी बड़ी
बड़ी हैं। और बड़ी इसकी अगर हम पूरे लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो बहुत बड़े क्षेत्र में सीतापुर लोकसभा आता है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो भी चुनावी समीकरण रहता है, यहाँ के जो भी प्रत्याशी रहते हैं, अगर लोकल नहीं हुए तो उनके लिए वहां उस गांव तक पहुंचना भी बड़ा दूभर हो जाता है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी सड़कें या वो स्थितियां नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि विकास कार्यों की बात लगातार बीजेपी करती रही और इस बार भी जो सड़कें और तमाम चीजों को लेकर के वहां पर काफी विकास हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं सीतापुर में जहां पर जाना अभी भी मुश्किलें हैं। वहां पे अभी भी सड़कें नहीं बनी हुई, जो कि अभी सबसे बड़ी चुनौती सीतापुर के लिए बनी हुई है। यानी वहां पर अभी भी परिवहन व्यवस्था को लेकर के जो ग्रामीण लोग जो हैं वो अपने ही व्हीकल्स पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं निर्भर है। यानी टू व्हीलर से ही उनका ज्यादा आना जाना है। जो वहां का चौराहे हैं या वहां से ही उन्हें व्हीकल्स वगैरह मिल पाते हैं, लेकिन अंदर ग्रामीण इलाकों तक जाने के लिए उन्हें अपनी व्यवस्था ही करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सीतापुर लोकसभा सीट के लिए कि यहाँ पर हर कोने तक सड़कें पहुंच सके, साफ पानी पहुंच सके, वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके। वहां पर मनरेगा जैसी स्कीमें जरूर हैं जो कि सरकार की तरफ से वहां पर लोगों को जरूर रोजगार मिल जाता है, लेकिन अभी भी वहां पर जो रोजगार को एक बहुत बड़ी चुनौती सीतापुर में बनी हुई है। लेकिन इन सबके बीच भी अगर हम देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती रही है। हालांकि ये बीएसपी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन 2014 से बीजेपी ने इस पर कब्जा किया है और उसके बाद से लगातार 2014 और 2019 दोनों बार ही बीजेपी ने वहां पर अपना झंडा फहराया है और एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर राजेश वर्मा को मौका दिया है। जी, सवाल यहां पर यह है कि ये तो आपने चुनौतियों के बारे में बात कर ली, लेकिन दिक्कत यह है कि सड़कें नहीं हैं अभी भी, तो इन चुनौतियों का भी उनको सामना करना पड़ेगा। तो अगर जो ये क्षेत्र में जाते हैं, कई जगह आप बता रहे हैं कई गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, तो ऐसे में उनको लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। और ये कितना प्रभावकारी रहेगा लोकसभा चुनाव में, सबसे बड़ी बात यह है। जी विनोद मिश्रा जी, बीजेपी के पक्ष में जाने वाली बात है वो है यहाँ पर मौजूदा समय में राम मंदिर, रामलला के जो दर्शन है वो लगातार वहां से लोग आ रहे हैं करने के लिए। जो बीजेपी का एक अभियान मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि जो लगातार चर्चा में बना हुआ है कि हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा क्षेत्र से लोगों को मुफ्त रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। यानी पूरी तरह से परिवहन की जो व्यवस्था है, वहां के विधायक, वहां के लोग, लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, सांसद, इन सब लोगों को व्यवस्थित करके वहां के लोगों को वहां पे दर्शन करवाना है। तो ये कि बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं इस लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में है। और बीजेपी इस बात की आशा भी कर रही है कि जो इस बार लोकसभा की 80 सीटें हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो साउथ में हो रही है। साउथ को लेकर के जो, क्योंकि इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा रैलियां लगी हैं वो सबसे ज्यादा साउथ पे लगी हैं। करीब 68 चुनावी प्रचार जो है इस समय वो दक्षिण के प्रदेशों में जाकर के करेंगे। यानी पूरा जो उन्हें आशा है, उन्हें बिहार से आशा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी इस तरह के राज्यों से, उन्हें हिंदी भाषी राज्यों से पूरी आशा है कि जहां से उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में सीटें हासिल होंगी, जिसके जरिए से एक बार फिर से वो केंद्र में अपनी सरकार बना सकेंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की ये सीट, सीतापुर, बहुत ही ज्यादा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है और इस सीट को लेकर के पूरी तरह से बीजेपी फोकस भी है। ये सीट को हासिल करना ये जरूर है कि जनता की नाराजगी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो बीजेपी के पक्ष में भी गई हैं। और वो सबसे बड़ी बात है कि इस बार ये जो भगवान राम का मंदिर दब जाएंगे, उसके जब वो मुद्दे हावी होंगे तो ये मुद्दे दब जाएंगे, आपके कहने का तात्पर्य है। चलिए अब आप हमारे साथ बने रहिए। अब चौथी लोकसभा सीट धौरहरा की बात करेंगे, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में रेखा वर्मा को यहां पर उतारा है। आइए इनके राजनीतिक सफर के बारे में जानते हैं। धौरहरा लोकसभा सीट से रेखा वर्मा प्रत्याशी हैं। रेखा वर्मा, वहां तस्वीर भी आप देख सकते हैं रेखा वर्मा का। 2014 में रेखा वर्मा को 16वीं लोकसभा के लिए चुना गया था। रेखा वर्मा का सियासी सफर हम आपको बता रहे हैं। 2014 में धौरहरा विधानसभा क्षेत्र से बसपा के दाऊद अहमद को इन्होंने हराया था। आगे 1 सितंबर 2014 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय परामर्श समिति की सदस्य चुनी गई थी। 1 सितंबर 2014 रसायन और उर्वरक पर अस्थायी समिति की सदस्य चुनी गई थी। अब ये था रेखा वर्मा का संक्षिप्त
सियासी सफर अब हम पाई चार्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले और कौन कौन प्रत्याशी था। तो यहाँ पर पाई चार्ट आ गया है। बीजेपी को 48.21% वोट मिले थे, रेखा वर्मा इसके प्रत्याशी थी। बीएसपी को 33.12% वोट मिले थे, अरशद इलियास सिद्दीकी यहाँ से प्रत्याशी थे और आईएनसी को 15.31% यहाँ पर वोट मिले थे। जितिन प्रसाद को यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये चुनाव लड़े थे जितिन प्रसाद, उनको 15.31% वोट मिला था, तीसरे स्थान पर रहे थे। अब कॉलम चार्ट की ओर हम रुख करेंगे। कॉलम चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 2014 के सापेक्ष 2019 में किस पार्टी के मतों में फायदा या नुकसान हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी को 14.22% का फायदा हुआ, यानी रेखा वर्मा जब चुनाव लड़ी तो बीएसपी को 10.99% के मतों में यहाँ पर इजाफा देखा गया है। वहीं आईएनसी के मतों में 0.82% का इजाफा देखा जा रहा है। अगर फुल स्क्रीन आप दिखाएं तो हम आपको एक बार फिर दिखा दें, बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरह से कि यहाँ पर बीजेपी पहले नंबर पर 14.22% इनके मतों में फायदा हुआ था 2014 के सापेक्ष। बीएसपी को 10.99% के मतों में फायदा हुआ था। वहीं आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतों में 10.82% का फायदा हुआ था। कोने में अगर जो देख सकते हो तो देखिए, बीजेपी से रेखा वर्मा थी, बीएसपी से अरशद इलियास सिद्दीकी थे और आईएनसी से जितिन प्रसाद थे। अब हम रुख करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार विजय मिश्रा जी की तरफ से, और फिर यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक बार फिर रेखा वर्मा को बीजेपी ने रिपीट कर लिया है। रिपीट करने के पीछे के कारण जल्दी से संक्षेप में हम चाहेंगे कि जल्दी से बता दें, उसके बाद से चुनौतियों की भी हम जिक्र करेंगे और साथ ही साथ जातीय समीकरण की भी बात करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में हम चाहेंगे विजय मिश्रा जी, आप हमें बताएं कि रिपीट करने का कारण क्या है। देखिए, यहाँ पर अगर हम रेखा वर्मा की बात करें तो करीब 5 लाख वोटों के साथ में यहाँ पर वो विजयी हुई थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2014 में भी उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन अगर हम धौरहरा लोकसभा सीट की बात करें तो 2008 में पहली बार ये लोकसभा सीट जो है वो बनी थी। यानी अगर यहाँ पर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 3 लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे। पहला चुनाव 2009 में यहाँ पर हुआ था और लखीमपुर खीरी और सीतापुर, इसके पार्ट्स को काट करके एक नई लोकसभा सीट का निर्माण किया गया था 2008 में। तब 80 लोकसभा सीटें जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई थी। और इस सीट की अगर हम चर्चा की बात करें तो 2009 में सबसे पहली बार यहाँ से चुनाव जो है वो जितिन प्रसाद ने यहाँ पर लड़ा था। अगर हम बात करें तो इससे पहले वो शाहजहांपुर से चुनाव लड़ते थे, लेकिन पहला चुनाव यहाँ पर जितिन प्रसाद ने लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। कांग्रेस से उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा था। हालांकि दूसरी बार फिर वो 2014 से यहाँ पर उन्होंने ताल ठोकी थी, लेकिन यहाँ पर रेखा वर्मा विजय हासिल की थी। और तीसरी बार भी 2019 में यहाँ पर बीजेपी के खाते में ये सीट थी। यानी सबसे पहली बार ये सीट कांग्रेस के खाते में रही, उसके बाद फिर दोनों बार ये सीटें बीजेपी के खाते में रही। और इस बार जितिन प्रसाद की चर्चा जबकि हम पहले ही कर चुके हैं कि इस समय बीजेपी में वो शामिल हुए हाल ही में, और इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां के जो बड़े चेहरे थे वो इस समय बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में वहां से चुनाव प्रचार भी वो करने जाएंगे। वहां के जो उनके, क्योंकि एक बार वो चुनाव जीत चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप चुनाव जीते हैं तो आपके अपने लोग रहते हैं वहां पर, जो आपके पक्ष में आपके साथ वहां पर खड़े हुए नजर आएंगे। तो ये फायदा पहले बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है। हालांकि रेखा वर्मा को रिपीट करने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि 2014 में भी आप यहाँ पर चुनाव जीत चुकी हैं और साथ ही साथ 2019 में भी यहाँ पर चुनाव जीत चुकी हैं। और यहाँ पर जो जातीय समीकरण, मैंने आपसे कहा ना कि सीतापुर के एरिया को काट करके बनाया गया है, यानी कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम का अपना एक समीकरण यहाँ से आता है। लखीमपुर खीरी का भी जो एरिया कट हुआ था एक नई लोकसभा निर्माण के लिए, तो सीतापुर और लखीमपुर का ये दोनों एरिया ही कहीं ना कहीं कट करके धौरहरा लोकसभा सीट बनी थी। और ये दोनों ही लोकसभा सीट का जो जातीय समीकरण था वो इसीलिए इस तरह से कट करके बना ही था कि वो यहाँ पर जितिन प्रसाद के पक्ष में अच्छी वोटिंग हो सके। यहाँ पर ब्राह्मण भी काफी संख्या में आते हैं, इसके अलावा मजदूर वर्ग भी यहाँ पर है, दलित वर्ग भी है। तो ये कहीं ना कहीं रेखा वर्मा के पक्ष में जाने वाली सीट है, क्योंकि अगड़ों के वोट के लिए ये कहा जाता है कि ये बीजेपी को ही वोट करते हैं और इन्हें बीजेपी का वोटर भी कहा जाता है।
इसके अलावा दलित समीकरण भी काफी ज्यादा इसमें पक्ष में रहा है। हाल ही में जब बीजेपी ने जो दलित वोटों की संख्या प्रतिशत बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं बीएसपी के वोटों को कट करके यहाँ पर बीजेपी ने उसे हासिल किया, यानी बीजेपी के पक्ष में ही ये दलित गए। ये समीकरण भी कहीं बीजेपी के पक्ष में जरूर जाएंगे, हालांकि काफी लेकिन विकास है। अब वहां पर सड़कें भी दिखनी शुरू हो गई हैं। धौरहरा लोकसभा सबसे बड़ा जो फैक्टर है बीजेपी के पक्ष में यही है इस बार राम मंदिर का, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नहीं। जातीय समीकरण की अगर यहाँ पर बात हाँ, कर लें विजय जी कि अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सवर्णों और मुस्लिम की संख्या यहाँ पर अच्छी दिखती है, किसकी तरफ इनका झुकाव होता है? देखिए, यही मैं आपसे चर्चा कर रहा था। अगड़े यानी सवर्ण, यानी जो जितिन प्रसाद का जो चुनावी समीकरण था, या जो ये लोकसभा सीट जब कट हुई थी तो इसी समीकरण के साथ में ही ये सीट बनी थी। यानी जितिन प्रसाद खुद सवर्ण नेता हैं, ब्राह्मणों के नेता कहे जाते हैं, तो ऐसे में इसी समीकरण के साथ में ही वो पहली बार उन्होंने जीत हासिल की थी। और यही समीकरण जो है वो चर्चा में लाता है। जो मुस्लिम समीकरण है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नहीं रहेगा, लेकिन उनका वोट प्रतिशत इतना नहीं है कि बीजेपी को यहां पर परेशान कर सके, क्योंकि जितिन प्रसाद इसके पहले भी वहां पर चुनाव लड़ सके थे, लेकिन रेखा वर्मा ने वहां पर इन्हें डिफीट किया। रेखा वर्मा ने इन्हें वहां पर कहीं ना कहीं परेशान किया है। तो ये चीजें बीजेपी के पक्ष में वहां गई, क्योंकि जो ब्राह्मण नेता होने की वजह से जो वोट जितिन प्रसाद के खाते में नहीं जा सके, वही वोटर जो है वो बीजेपी के नाम पर रेखा वर्मा को वोट दिए थे, यानी अगड़े या सवर्ण का वोट जो है वो उनके पक्ष में गया था। और वही समीकरण इस बार भी बन रहा है। और जब राम मंदिर जैसी चर्चा यहाँ पर हो रही हो और लगातार बीजेपी के पक्ष में इस समय माहौल हो, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जरूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और धौरहरा लोकसभा सीट की में सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो वहां पर इनके विपक्ष के भी नेता थे वो इस समय बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वो भी इस समय बीजेपी के साथ में है। तो ये समीकरण भी रेखा वर्मा के पक्ष में जाता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से रेखा वर्मा के नाम को लाने को लेकर के बीजेपी को कोई भी हिचक का सामना नहीं करना पड़ा। जी, तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे और बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, इस विश्लेषण के लिए विजय मिश्रा जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बीजेपी के योद्धा के कार्यक्रम में आज हमने उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा की। ये सीटें हैं शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और धौरहरा, और इन पर हमने सभी समीकरणों को जो है वहां पर जो दिख रहे हैं और जो परिस्थितियां बन पा रही हैं ये समझने और समझाने की कोशिश की है। तो फिलहाल बीजेपी के योद्धा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।